So guys, yeah, now we will discuss about another one topic of the obstetrics. आज का हमारा ये टॉपिक है ऑब्स्टेटिकल प्रोसीजर्स. तो हमारे पास ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में भी एग्जाम में आपसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स के अंदर. टॉपिक का नाम है ऑब्स्टेटिकल प्रोसीजर्स. तो स्टूडेंट्स, ऑब्स्टेटिकल प्रोसीजर्स के अंदर हम किस किस प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे, पहले उनको लिस्ट डाउन कर लेते हैं. तो हियर वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दी बिशप स्कोर एंड मॉडिफाइड बिशप स्कोर, दोनों चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट दी एपिसियोटोमी. वी विल ऑल्सो डिस्कस रिगार्डिंग दी सिजेरियन सेक्शन, देन इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी. एक और पॉइंट हमें यहां पर डिस्कस करना है IOL के बारे में, दैट इज दी इंडक्शन ऑफ लेबर. तो कुल मिला के टोटली ये 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास, जिनके बारे में हमें यहां पर डिस्कस करना होता है इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर. तो गाइस, ऑब्स्टेटिकल प्रोसीजर्स का मतलब ये है कि ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जो कि बहुत ही रूटीनली हम लोग ऑब्स्टेटिक्स में पढ़ते रहते हैं और बहुत ही ज्यादा कॉमनली हमारे पास हॉस्पिटल्स में भी जब आप ऑब्स्टेटिकल पोस्टिंग पे जाते हो या आप हॉस्पिटल के अंदर जब आप गायनिक डिपार्टमेंट में काम करते हो तो बहुत ही रूटीनली ये सारे प्रोसीजर्स आपको देखने को मिलेंगे. फाइन. तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके अंदर. फाइन. तो इस पॉइंट्स में जैसे बिशप स्कोर है, एपिसियोटोमी है, सिजेरियन सेक्शन है, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी. इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में हम डिस्कस करेंगे फोर्सेप्स डिलीवरी के बारे में, एज वेल एज वी विल ऑल्सो डिस्कस रिगार्डिंग दी वैक्यूम डिलीवरी एंड फाइनली इंडक्शन ऑफ लेबर. ओके, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इनके बारे में वन बाय वन. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बिशप स्कोर के बारे में. ऑलराइट. तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर यह क्वेश्चन आता है कि हम बिशप स्कोर चेक क्यों करते हैं. यह एक पेल्विक स्कोर है. बिशप स्कोर क्या है? इट इज लाइक ए पेल्विक स्कोर. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि वाई वी आर परफॉर्मिंग द बिशप स्कोर. क्या मतलब होता है बिशप स्कोर को चेक करने का? तो गाइस, बिशप स्कोर को करने का हमारा पर्पज यह है, इट इज डन to check maternal readiness for labor. हम किस लिए कर रहे हैं? इट इज डन टू चेक दी मैटरनल रेडीनेस फॉर दी लेबर, की मदर जो है वो लेबर के लिए रेडी है या नहीं है. आगे पॉइंट समझ में? लाइक हम ऐसा कह सकते हैं, सपोज कीजिए एक मदर है जो कि हॉस्पिटल में आते हैं और उसके बाद में उस मदर के अंदर वो मदर जो है वो लेबर की स्टेज में है या नहीं है. हमें यहां पर इमीडिएटली मदर का लेबर कंडक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमें वेट करना चाहिए, मदर को क्या सजेशन देना चाहिए, उन सब चीजों के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? वी हैव टू गो फॉर दी बिशप स्कोर. तो हमने क्या लिखा है यहां पर? इट इज डन टू चेक द मैटरनल रेडीनेस फॉर दी लेबर. इट विल ऑल्सो हेल्प फॉर दी इंडक्शन ऑफ लेबर. मैंने क्या बोला? इट इज ऑल्सो हेल्प इन दी इंडक्शन ऑफ लेबर. जो इंडक्शन ऑफ लेबर जब हम लोग करते हैं तो उसकी प्रोडक्टिबिलिटी के लिए, उसकी प्रोडक्टिबिलिटी को चेक करने के अंदर भी हमारे पास बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है. क्या चीज? बिशप स्कोर. चलिए अब हम बिना देरी किए बिशप स्कोर के डिफरेंट क्राइटेरियाज के पास चलते हैं. तो बिशप स्कोर क्यों चेक करते हैं वो हमारा पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया. क्या इंटेंट था हमारा बिशप स्कोर को करने का? दैट इज वेरी वेल क्लियर. नाउ लेट्स जंप टू द डिफरेंट parameters of the bishop scoring. So 5 parameters are used for scoring. कितने पैरामीटर्स यूज करते हैं? 5 पैरामीटर्स यूज करते हैं. इसके अंदर याद रखना 4 are the pelvic parameters,
4 are the pelvic parameters and 1 is the fetal parameter। मतलब 4 को आप मैटरनल पेल्विक के पैरामीटर्स बता सकते हो और एक पैरामीटर किसका होगा, फीटस का पैरामीटर होगा। तो कुल मिला के टोटल कितने पैरामीटर्स हो गए, 5। ओके, अगर हम पेल्विस के पैरामीटर्स की बात करूं तो यहां पर होगा सर्वाइकल डायलेशन के बारे में। सर्वाइकल डायलेशन के अलावा नेक्स्ट होगा सर्वाइकल इफेसमेंट। सर्वाइकल इफेसमेंट के बाद में वहां पर होगा नेक्स्ट इज सर्वाइकल कंसिस्टेंसी and the number 4 is the cervical position। Fine, what about the fetal parameter? fetus का क्या पैरामीटर होगा, fetal station। एक ही पैरामीटर होता है fetus का, that is the fetal station। all right, यहां पे जो आपका बिशप स्कोरिंग में जो स्कोर होता है, स्कोर की जो मार्किंग होती है, मैं उस मार्किंग की बात कर रहा हूं। मार्किंग होती है 0 से लेके 0, 1, 2 एंड 3। तो मिनिमम मार्किंग 0 होता है, मैक्सिमम मार्किंग कितना होता है, 3 होता है। मिनिमम मार्किंग 0, मैक्सिमम मार्किंग कितना, 3 होता है। अगर हम हर पैरामीटर में, ईच पैरामीटर्स में अगर हम 3 मार्क देते हैं तो कितने टोटल कितने हो गए, फाइन, देयर विल बी 15, बट हम लोग 15 मार्क्स नहीं होता। 2 पैरामीटर्स में ऐसे होते हैं जैसे सपोज सर्वाइकल कंसिस्टेंसी एंड सर्वाइकल पोजीशन, जहां पर हमारे पास मैक्सिमम मार्किंग कितना होता है, 2 होता है। बाकी सब में हमारे पास मैक्सिमम मार्किंग 3 होता है, बट 2 पैरामीटर्स ऐसे होते हैं सर्वाइकल कंसिस्टेंसी एंड पोजीशन जिसमें हमारे पास मैक्सिमम मार्किंग कितना होता है, 2 होता है। तो कुल मिला के जो बिशप स्कोर है वो मैक्सिमम कितना होता है, 13, बिटवीन 0 to 13। द मैक्सिमम स्कोर इज 13, मिनिमम स्कोर इज 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखना, मिनिमम स्कोर कितना, 0, मैक्सिमम स्कोर कितना, 13 होता है। इफ द स्कोर इज बिटवीन 0 to 5, इफ द स्कोर इज बिटवीन, ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। इफ द स्कोर इज बिटवीन 0 to 5, इट मीन्स मदर इज नॉट रेडी फॉर लेबर। मदर इज, देखिए एम्स के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बिशप स्कोर किस काम में लेते हैं। एक ऑप्शन था टू चेक द मदर इन द लेबर, या मदर टू चेक द मदर इज इन लेबर और नॉट, ये कह सकते हैं, मैटरनल रेडीनेस फॉर द लेबर, बात वही हो गई। दूसरा ऑप्शन था टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ द लेबर। प्लीज ध्यान से सुनिए, टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ द लेबर। गाइज प्लीज कभी आप लोग ट्रैप मत हो जाइए, इस चीज के अंदर आपको फंसना नहीं है। प्रोग्रेस ऑफ लेबर के लिए हमारे पास पार्टोग्राफ होता है। टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ लेबर मतलब वी आर यूजिंग द पार्टोग्राफ। बात ध्यान से सुनिए, अगर मदर लेबर के लिए रेडी है या नहीं है, हमें इंडक्शन करना है सिजेरियन सेक्शन के आगे, हम लोग जल्दी प्लानिंग करें, क्या प्लानिंग करनी है, उसके लिए हमारे पास होता है बिशप स्कोर। तो मदर की लेबर की प्रोग्रेस, ऑलरेडी सर्विक्स डायलेट हो गया और कितना डायलेट हो गया, या बेबी कब डिलीवर होगा, वो सारी प्रोग्रेस के लिए हमारे पास होता है पार्टोग्राफ। क्या होता है, पार्टोग्राफ। जब मैं आपके साथ लेबर डिस्कस करूंगा उस समय मैं आपको पढ़ाऊंगा किसके बारे में, पार्टोग्राफ के बारे में। फाइन, चलिए वापस आते हैं हमारे मुद्दे पे। तो मैंने क्या बोला, इफ द स्कोर इज बिटवीन 0 to 5, मदर इज नॉट रेडी फॉर द लेबर। इफ द स्कोर इज बिटवीन 6 to 13, स्कोर कितने के बीच में, 6 से 13 है, इसका मतलब मदर इज ऑलमोस्ट रेडी फॉर लेबर, या मदर इन दी लेबर। या अगर सपोज किसी मदर को जैसे स्कोर पहले 0 या 1 या 2 था, आपने इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट किया, अब इंडक्शन ऑफ लेबर आपका काफी टाइम हो गया और आपके मदर का स्कोर अभी 9 आ रहा है, इसका मतलब आपका इंडक्शन प्रोग्रेस में है, योर इंडक्शन इज इन दी प्रोग्रेस स्टेज। बट सपोज कीजिए अगर सपोज कीजिए मदर को इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट हुए, इंडक्शन ऑफ लेबर आपने स्टार्ट किया 6 to 7 आवर्स पहले, 6 से 7 घंटा पहले, और अभी भी आपका बिशप स्कोर जो है वो 4 या 5 के आसपास है, इसका मतलब आपका जो इंडक्शन ऑफ लेबर है वो बहुत स्लो है, वहां पर कहीं ना कहीं आपको ऑक्सीटोसिन वगैरह का डोज जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को हेल्प करने के अंदर, प्रेडिक्ट करने में हमारे पास इंडक्शन ऑफ लेबर में कौन हेल्प करता है, बिशप स्कोर हेल्प करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार सपोज रिवाइज करूं तो मैंने यहां पर आपको बताया कि जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो होता है 13। अगर 0 to 5 है मींस डेफिनेटली शी इज नॉट एट ऑल रेडी इन द लेबर। अगर 6 to इंक्रीजिंग मोड में है, 6 से ऊपर जा रहा है, 13 तक मैक्सिमम होता है, तो वो है मदर ऑलमोस्ट रेडी इन दी लेबर स्टेज। नेक्स्ट वन, टोटल पैरामीटर्स कितने बताए मैंने,
5 पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस किया। मैं बात किसकी कर रहा हूं? बिशप स्कोर की बात कर रहा हूं, मॉडिफाइड बिशप स्कोर की बात नहीं कर रहा हूं। तो बिशप स्कोर में 5 पैरामीटर्स हैं, 4 पैरामीटर्स हैं वो पेल्विक के रिलेटेड हैं, 1 पैरामीटर्स है वो किसका है? फीटस के स्टेशन का पैरामीटर है। फाइन। मिनिमम स्कोर 0 होता है, मैक्सिमम स्कोर कितना देते हैं इसके अंदर? 3 देते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। अब एक टेबल के रूप में हम इसको प्रेजेंट करते हैं कि कैसे हम बिशप स्कोर को और इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। लेट्स सी एज ए टेबल। फाइन। तो इस साइड में मैं आपके लिए रख सकता हूं पैरामीटर्स, fine, these are the parameters, and here your score will be 0, 1, 2 and 3. ओके, सो गाइस सबसे पहला पैरामीटर्स मैंने क्या कहा था? नंबर 1 सर्वाइकल डायलेशन। तो सर्वाइकल डायलेशन क्या जरूरत होती है? यस, सर्वाइकल डायलेशन इज नेसेसरी। क्यों जरूरत होती है सर्वाइकल डायलेशन की? सर्वाइकल डायलेशन विल हेल्प टू फैसिलिटेट दी वेजाइनल डिलीवरी। मतलब अगर सर्विक्स डायलेट होगा तभी तो बेबी नीचे की तरफ डिसेंड कर पाएगा। तो बेबी के डिसेंट के लिए, बेबी को नीचे आने के लिए, पेल्विस की तरफ आने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है किस चीज की? सर्वाइकल डायलेशन की। सो फॉर द डिसेंट ऑफ द फीटस और फॉर द इजी डिलीवरी ऑफ द फीटस वी नीड दी सर्वाइकल डायलेशन। फाइन। तो सर्वाइकल डायलेशन के अंदर हम लोग स्कोर रखते हैं इफ, जैसे सपोज सर्वाइकल डायलेशन में सर्विक्स का डायलेशन जो होता है वो मैक्सिमम डायलेशन कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। मिनिमम 0, मैक्सिमम कितना? 10 सेंटीमीटर। आप 10 सेंटीमीटर को बोल सकते हो 4 फिंगर्स, ऑलमोस्ट अराउंड 4 फिंगर डायलेशन ऑफ दी सर्विक्स होता है। तो अगर सपोज कीजिए सर्विक्स का 0 सेंटीमीटर डायलेशन है तो हमने स्कोर कितना दिया उसको? हमने मैक्सिमम उसको कितना नंबर दिया? हमने वहां पर नंबर दिया 0। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि अगर सपोज सर्विक्स का डायलेशन 1 to 2 सेंटीमीटर है, 1 to 2 सेंटीमीटर, नेक्स्ट कह सकते हो 3 to 4 सेंटीमीटर, अब है 5 या मोर देन 5 सेंटीमीटर। देखिए इस तरीके से हमें नंबरिंग देना होता है। अगर सर्विक्स का बिल्कुल डायलेशन नहीं हुआ तो हमने कितना नंबर दिया? 0 दिया। अगर सर्विक्स का डायलेशन 1 to 2 सेंटीमीटर हुआ है तो हमने 1 नंबर, 3 to 4 सेंटीमीटर अगर सर्विक्स डायलेट है तो हमने 2 नंबर्स, एंड 5 या मोर देन 5 अगर स्कोर डायलेट हुआ है सर्विक्स तो 3 नंबर दे दिए। तो ये हमारा मार्किंग हो गया किसके रिगार्डिंग? सर्वाइकल डायलेशन के रिगार्डिंग। देखिए स्टूडेंट्स, सर्वाइकल डायलेशन से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं। आपने देखा होगा कि जो प्राइमरी मदर्स होती हैं, जो मदर प्राइमरी ग्रेविडा होती हैं, उन मदर्स के अंदर जो ओवरऑल लेबर का जो टाइमिंग होता है वो करीबन 16 to 18 आवर्स के आसपास होता है। मतलब बहुत लंबा समय लगता है, 16 से 18 घंटे के आसपास लग जाते हैं। अगर आप दूसरी साइड में बात करते हो मल्टी ग्रेविडा की, तो मल्टी ग्रेविडा में ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स का टाइम लगता है। मतलब समय लगभग आधा हो गया। क्यों? वो एक ही रीजन है सबसे बड़ा, सर्वाइकल डायलेशन का, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। फाइन। तो देखिए लाइक इन प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स में क्या होता है, जो स्पीड होती है सर्वाइकल डायलेशन की वो होती है 0.5 सेंटीमीटर पर आवर। मैंने क्या बोला? 0.5 सेंटीमीटर पर आवर सर्विक्स के डायलेशन की स्पीड है कि हर 1 घंटे में सर्विक्स केवल 0.5 सेंटीमीटर डायलेट हो रहा है। ब्रैकेट में मैंने एक स्पेशल चीज लिख रहा हूं, फॉर दी फर्स्ट, थोड़ा सा नीचे मेंशन कर रहा हूं, फॉर फर्स्ट 3 आवर्स, सॉरी फॉर फर्स्ट 3 सेंटीमीटर। पहले 3 सेंटीमीटर के लिए, पहले 3 सेंटीमीटर के लिए सर्वाइकल डायलेशन जो है उसको 6 घंटे लग गए, बिकॉज हर घंटे में कितना हो रहा था? 0.5। तो मैक्सिमम 3 सेंटीमीटर डायलेट होने में कितना टाइम लग गया? डबल कर दीजिए, मतलब 6 आवर्स लग गए। उसके बाद आफ्टर दैट, आफ्टर 3 सेंटीमीटर जो स्पीड है वो हो जाती है 1 सेंटीमीटर पर आवर की। इंटरेस्टिंग फैक्ट था ये हमारे लिए, सबको नोट रखना है। मैंने क्या बोला?
प्राइमरी ग्रेविडा मदर में, इन प्राइमरी ग्रेविडा मदर द सर्वाइकल डायलेशन स्पीड इज 0.5 सेंटीमीटर पर आवर। वो कब के लिए था? फॉर द फर्स्ट 3 आवर्स, पहले 3 सेंटीमीटर के लिए था। जैसे ही पहले 3 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट हो गया, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस का जो फोर्स होता है वो भी बढ़ जाता है, बाद में सर्विक्स का डायलेशन होता है 1 सेंटीमीटर पर आवर। तो अगले 7 सेंटीमीटर को डायलेट होने में कितना समय लगेगा? 7 आवर्स लग गए। तो गाइस 7 आवर्स प्लस 6 आवर्स कितना टाइम हो गया? 13 आवर्स। 13 घंटे केवल फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर को कंप्लीट होने में लग गए। ऑलराइट, अगर आप बात करते हो मल्टी ग्रेविडा की, किसकी? मल्टी ग्रेविडा की, तो वहां पर स्पीड जो होगा सर्विक्स के डायलेट होने का वो होता है 1 सेंटीमीटर पर आवर। कितना होता है? देखिए पहले प्राइमरी में था 0.5, मल्टी में होता है 1 सेंटीमीटर पर आवर। किसके लिए? फॉर द फर्स्ट 3 सेंटीमीटर के लिए। पहले 3 सेंटीमीटर के लिए स्पीड जो है, पहले 3 सेंटीमीटर के लिए, ध्यान से सुनना, पहले 3 सेंटीमीटर के लिए स्पीड होती है 1 सेंटीमीटर पर आवर। उसके बाद जो स्पीड होती है वो हो जाती है 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। स्पीड जो है वो थोड़ी और बढ़ गई डायलेशन की, कितनी? 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। तो ये चीजें जो थी उन जिनको बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए जब आप पढ़ते हो किसके बारे में? सर्वाइकल डायलेशन के बारे में। तो मैंने सर्वाइकल डायलेशन में प्राइमरी ग्रेविडा में स्पीड अलग बताई, पहले 0.5 बताया, बाद में 1 सेंटीमीटर पर आवर बताया, 3 सेंटीमीटर के बाद में। मल्टी में पहले स्पीड थी 1 सेंटीमीटर पर आवर, 3 सेंटीमीटर डायलेट होने के बाद स्पीड हो जाती है 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। ये था रिगार्डिंग दी सर्वाइकल डायलेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सर्वाइकल इफेसमेंट। सबसे पहले आपको यह वर्ड समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेसमेंट। इफेसमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए इफेसमेंट का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ इफेसमेंट, साथ साथ में इस पॉइंट को आप लोग लिखते चले जाना। इफेसमेंट का मतलब होता है, अगर आपको मैं लोकल लैंग्वेज में, इजी से लैंग्वेज में समझाऊं तो टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स, टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स, या आप कह सकते हो इट इज द मिक्सिंग ऑफ सर्वाइकल मसल फाइबर्स, मिक्सिंग ऑफ सर्वाइकल मसल फाइबर with the muscle fibers of lower uterine segment। मैंने क्या बोला? इट इज द मिक्सिंग ऑफ सर्वाइकल मसल फाइबर्स, जो सर्विक्स होता है उस सर्विक्स के मसल फाइबर्स का मिक्स हो जाना, किसकी तरफ? लोअर यूट्राइन सेगमेंट के मसल फाइबर्स की तरफ। हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, फाइन। तो देखिए यहां पर ये जो सर्विक्स के मसल फाइबर्स होते हैं, दीज मसल फाइबर्स, जब सर्विक्स डायलेट होगा, व्हेन द सर्विक्स बिकम डायलेट, व्हाट हैपेंस, ये सर्विक्स के मसल फाइबर्स ऊपर की तरफ, लोअर यूट्राइन सेगमेंट की तरफ चले जाते हैं, मतलब ये ऊपर चले जाते हैं। तो क्या होगा उससे? सर्विक्स की लेंथ जो है, लंबाई जो है वो कम होने लग जाती है। तो मैंने क्या लिखा? इट इज द मिक्सिंग ऑफ सर्वाइकल मसल फाइबर्स, मिक्सिंग ऑफ द सर्वाइकल मसल फाइबर विद द लोअर यूट्राइन मसल फाइबर। सर्विक्स के जो मसल फाइबर्स हैं, तो जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट होगा, जैसे सर्विक्स डायलेट होगा, उसके जो मसल फाइबर्स हैं वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? सर्विक्स तो डायलेट हुआ, दूसरी साइड में सर्विक्स की जो लेंथ थी, जो लंबाई थी, वो कम हो गई। तो सर्विक्स जितना डायलेट होगा उसकी लेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। मैंने सर्विक्स का मैक्सिमम डायलेशन कितना बताया है आपको? 10 सेंटीमीटर। जब सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाएगा, उस समय आपको सर्विक्स दिखाई भी नहीं देगा। आप जब पैल्पेट करोगे, जब आप एग्जामिन करोगे, आपको डायरेक्टली लोअर यूट्राइन सेगमेंट दिखाई देगा। रीजन क्या हुआ? पूरे सर्विक्स के जो मसल फाइबर्स थे वो कहां चले गए? ऊपर की तरफ मर्ज हो गए। किसके साथ मर्ज हो गए? लोअर यूट्राइन सेगमेंट के मसल फाइबर्स के साथ मर्ज हो गए। ये कहलाता है असेसमेंट। उसको मैंने लोकल लैंग्वेज में क्या बताया? टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स को ऊपर की तरफ ले लेना, दैट इज द सर्वाइकल असेसमेंट। चलिए, तो असेसमेंट के बारे में आप बातें करते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो प्राइमरी मदर्स होती हैं, प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स में पहले इफेसमेंट होता है, उसके बाद, मतलब इफेसमेंट की प्रोसेस उनमें पहले स्टार्ट होती है, उसके बाद उनमें
डायलेशन शुरू होता है। मल्टी ग्रेविडा में दोनों साइमल्टेनियस चलते रहते हैं। मैंने क्या बोला, जो प्राइमी मदर्स होती हैं, प्राइमी मदर्स, उन मदर के अंदर इफेसमेंट पहले होता है स्टार्ट, उसके बाद उनमें डायलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। जबकि मल्टी ग्रेविडा मदर्स में बोथ प्रोसेस दे रन साइमल्टेनियसली। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक चीज और बताई, इफेसमेंट में मैंने आपको कहा कि सर्विक्स जितना डायलेट होगा उसकी लंबाई उतनी ही कम होती चली जाएगी। मैंने कहा जब सर्विक्स डायलेट होगा तो सर्विक्स ऊपर चला जाएगा, किसकी तरफ, यूट्रस की तरफ, तो उसकी लंबाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए इफेसमेंट के बारे में बात करते हैं। इफेसमेंट को हमेशा परसेंटेज के रूप में लिखते हैं। परसेंटेज मतलब यहां पर यह बताना चाह रहा हूं मैं, बिशप स्कोर यह एक्सप्लेन करता है कि सर्विक्स कितना ऊपर गया है, 10% गया है, 20%, 30%, 100%। तो जब डायलेट मैक्सिमम होगा तो परसेंटेज उतना ही बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा था प्राइमरी मदर्स के अंदर पहले इफेसमेंट शुरू होता है, तो मैं लिखूंगा यहां पर 0 to 30% इफेसमेंट, मतलब इतना सा ऊपर चला गया है। नेक्स्ट 40 to 50% इफेसमेंट, 60 to 70% इफेसमेंट, 80 और मोर देन 80% इफेसमेंट। तो जब हम बिशप स्कोर 3 देंगे तो ऑलमोस्ट सर्विक्स गायब हो जाएगा, लगभग गायब हो जाएगा, बिकॉज ऑलमोस्ट सर्विक्स अब ऊपर चला गया, किसके साथ, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के साथ। तो असेसमेंट के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी सर्वाइकल कंसिस्टेंसी। गाइस, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी का यहां पर क्या मतलब है? सर्वाइकल कंसिस्टेंसी का मतलब होता है नेचर ऑफ द सर्विक्स। जो सर्विक्स की मेम्ब्रेन्स है उनका कैसा नेचर है, वो सॉफ्ट है या हार्ड होता है, उसके बारे में। तो शुरुआत में जब सर्विक्स बिल्कुल डायलेट नहीं होता, इफेसमेंट नहीं होता, उस समय सर्विक्स इज लिटिल बिट हार्ड, तो मैं लिख सकता हूं फॉर्म। नेक्स्ट इज दी, जब जैसे जैसे वो डायलेट होना शुरू हो जाएगा, ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाएगा, देन इट इज बिकम लाइक, थोड़ा सा इसका नेचर बदल जाता है मेम्ब्रेन्स का, इट बिकम मीडियम एंड फाइनली इट बिकम वेरी सॉफ्ट। यहां पे हम कोई स्कोर नहीं देते। मैंने आपको कहा था सर्वाइकल कंसिस्टेंसी में और सर्वाइकल पोजीशन में हमारा बिशप स्कोर मैक्सिमम 2 होता है, तो वो चीज यहां पर आपकी आ गई। तो बिशप स्कोर मैक्सिमम 2 किसमें होगा, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी में, इसलिए मैंने 3 के नीचे क्रॉस लगा दिया है। मैंने क्या लगा दिया, क्रॉस। फाइन। तो कंसिस्टेंसी का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, नेचर ऑफ द सर्विक्स की बात कर रहा हूं, आइदर ये हार्ड और इट इज सॉफ्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाइकल पोजीशन की। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दी सर्वाइकल पोजीशन, कि सर्विक्स जो है वो यूट्राइन कैविटी को या यूट्रस को कंपेयर करते हुए कैसे है। लाइक सर्विक्स जो है वो यूट्राइन एरिया का जो यूट्राइन सेगमेंट है उसके पोस्टीरियर है या उसके एंटीरियर है या उसके एकदम से स्ट्रेट है। चलिए उसकी बात मैं कर रहा था। तो पोजीशन में सर्विक्स की किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं, आई एम कंपेयरिंग दी पोजीशन ऑफ द सर्विक्स विद द यूट्रस। मैं किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं, यूट्रस के साथ कंपेयर कर रहा हूं। ध्यान से सुनना। तो सर्विक्स की जो पोजीशन है वो पहले हमेशा नेचुरल पोजीशन जो होती है वो है पोस्टीरियर। कैसी पोजीशन होगी, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर टू द यूट्राइन कैविटी। नेक्स्ट जब वो डायलेट होना शुरू होगा तो पीछे से कहां आएगा, आगे की तरफ आना शुरू करेगा। जैसे जैसे डायलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे वो कंप्लीटली एंटीरियर हो जाएगा, तो पोस्टीरियर। नेक्स्ट मैं लिखूंगा मिड पोस्टीरियर एंड फाइनली एंटीरियर। क्या होगा, एंटीरियर। इसमें कोई 3 नंबर मार्किंग नहीं होती, इसलिए मैं यहां पर भी क्या लगा देता हूं, क्रॉस। तो गाइस पोजीशन का वर्ड आपको शायद समझ में आया होगा। पोजीशन के बारे में मैंने क्या कहा, द रिलेशनशिप ऑफ द सर्विक्स विद द यूट्राइन कैविटी। सर्विक्स का यूट्राइन कैविटी के साथ में किस तरीके का रिलेशनशिप है, मैं उसकी बात एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको। पहले ये नेचुरली अगर मैं बात करूं नेचुरल कंडीशंस के अंदर, तो पहले ये पोस्टीरियर रहता है, किसके, यूट्राइन कैविटी के, यूट्राइन सेगमेंट के। बट जब सर्विक्स को डायलेट होना होता है, ऊपर से जब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते हैं, बेबी का डिसेंट शुरू हो जाता है, तो सर्विक्स भी अपना नेचर बदल लेता है। ये पोस्टीरियर से थोड़ा एंटीरियर आने की कोशिश करता है, देन इट विल बी बिकम मिड पोस्टीरियर और फाइनली इट विल बी कंप्लीटली एंटीरियर। इसलिए जब एंटीरियर आ गया तो उसके बाद में तीसरे नंबर की मार्किंग पे हमारे पास कोई मार्क नहीं है, इसलिए हमने वहां क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। अब हमारे पास जो पेल्विक पैरामीटर्स थे, मैटरनल पैरामीटर्स थे, वो हमने कंप्लीट किए 1 to 4। लास्ट पैरामीटर जो है वो हमारा दैट इज दी 5th पैरामीटर, दैट इज द फीटल स्टेशन। लास्ट में हमारे पास कौन सा पैरामीटर बचा है, फीटल स्टेशन। तो गाइस फीटल स्टेशन के बारे में अगर हम बात करें तो फीटल स्टेशन में -3,
-2, -1 and 0, then +1, +2, +3 और +4. फाइन, ये आ गया हमारा किसके अंदर, फीटल स्टेशन के अंदर. देखिए फीटल स्टेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द फीटल स्टेशन. तो फीटल स्टेशन के बारे में मैंने आपको क्या कहा था, इट इज द रिलेशनशिप ऑफ फीटल हेड या फीटल डिनोमिनेटर आप कह सकते हो. इट इज द रिलेशनशिप ऑफ फीटल हेड विद इस्टियल स्पाइन ऑफ पेल्विस. मैटरनल पेल्विस के जो इस्टियल स्पाइन होते हैं, उन इस्टियल स्पाइन के साथ में, जो इस्टियल स्पाइन है पेल्विस में, उनके साथ में फीटस के हेड का क्या रिलेशनशिप है, या फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, बात आप हेड की मत कीजिए, आप प्रेजेंटिंग पार्ट की कीजिए, उसका क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, फीटस का स्टेशन कहते हैं. देखिए स्टेशन को समझना हमारे लिए जरूरी होता है, बिकॉज अगर आपको डिसेंट पढ़ना है, मतलब आप स्टेशन क्यों पढ़ते हो, टू स्टडी दी डिसेंट. फीटस के बॉडी का डिसेंट समझने के लिए, वो कितना नीचे आ रहा है, वो अभी ऊपर है या वो नीचे है, कितना समय लगेगा लेबर को कितना समय लगेगा, वो सब कुछ बहुत ज्यादा डिपेंड करता है किसके ऊपर, फीटस के स्टेशन के ऊपर. अगर जैसे मैंने यहां पर लिखा है -3, जिसको मैंने स्कोर कितना दिया है, 0 दिया है, तो -3 का मतलब मैं यहां पर आपको क्या बताना चाहता हूं, -3 किस चीज को डिनोट करता है, -3 डिनोट करता है दैट fetal head is 3 centimeter above the ischial spine. 3 सेंटीमीटर ऊपर है, अभी तो बेबी बहुत ऊपर है, नीचे आया ही नहीं है बिल्कुल. 3 सेंटीमीटर अबव द ischial spine. अगर मैं बोलता हूं -2, मतलब द फीटस हेड इज 2 सेंटीमीटर अबव द ischial spine. अगर मैं बोलता हूं 0, मैं क्या बोलता हूं 0, तो इसका मतलब द फीटल हेड इज at the level of ischial spine. Fetus head is at the level of ischial spine. Ischial spine के लेवल पे है, तो मैंने क्या दिया उसको, 0 दिया. ऑलराइट. अब अगर मैं बोलता हूं +1, +2, +3, +4, अगर मैं जैसे सपोज कीजिए आपको एक्सप्लेन करूं कि +3 का मतलब क्या है, तो मैं क्या लिखूंगा, fetal head is 3 सेंटीमीटर बिलो दी ischial spine. देखिए मैंने यहां वर्ड यूज किया बिलो और यहां वर्ड यूज किया है अबव. तो 0 से जितना नीचे आएगा हम लिखेंगे प्लस, 0 से जितना ऊपर होगा हेड उतना हम लिखेंगे -3, -2, -1. तो ये चीजें हो गई हमारी फीटल स्टेशन से रिगार्डिंग. तो गाइज ये था रिगार्डिंग दी बिशप स्कोर. ये हमने जो डिस्कस किया ये क्या था हमारे लिए, दिस इज ऑल अबाउट दी बिशप स्कोर. अब आपके लिए कुछ सरप्राइज होगा. तो मैंने बिशप स्कोर में आपको कितना स्कोर मैक्सिमम बताया, बिशप स्कोर में मैक्सिमम हमारा जो स्कोरिंग था वो था 3, एक्सेप्ट कंसिस्टेंसी एंड पोजीशन को छोड़ के. कंसिस्टेंसी एंड पोजीशन को छोड़ के बाकी हमारा मैक्सिमम स्कोर कितना था, हमारा मैक्सिमम स्कोर था 3. ओके. बिशप स्कोर के अगर आपको टोटल मार्किंग की अगर आप बात करते हो, टोटल मार्किंग की मैं बोल रहा हूं, तो टोटल मार्किंग में हमारे पास 0 से लेकर 13 तक, 13 तक हमारे पास मैक्सिमम मार्किंग होता है. फाइन. अब दूसरा पॉइंट, अगर स्कोर 0 to 5 है, इफ द स्कोर इज बिटवीन 0 to 5, इट मींस योर इंडक्शन ऑफ लेबर इज नॉट सक्सेसफुल. आपको वहां पर डोजेज बढ़ाना पड़ेगा. योर यू कैन से दैट मदर इज नॉट रेडी फॉर द लेबर. Mother is not ready for the labor. If the score goes above 6, between 13, then the mother is getting ready for the labor. Alright guys, तो ये था हमारा बिशप स्कोर.
अब एक वर्ड और आता है हमारे पास, मॉडिफाइड बिशप स्कोर। मैंने क्या वर्ड यूज किया है? मॉडिफाइड। मॉडिफाइड बिशप स्कोर को एक्चुअली 1966 में बर्नेट ने इंट्रोड्यूस किया था। किसने इंट्रोड्यूस किया था? बर्नेट ने। कब इंट्रोड्यूस किया था? 1966 के अंदर। ऑलराइट गाइस, तो ये याद रखना आप लोग। सॉरी, इसका नाम है बर्नेट, लाइक दिस। ओके, सो 1966 में बर्नेट ने इंट्रोड्यूस किया कौन सा चीज? मॉडिफाइड बिशप स्कोर। बोला गया कि जो पहले का जो बिशप स्कोर है वो बहुत पुराना ट्रेंड हो चुका है, हमें इतनी सारी चीजें जो बिशप स्कोर में हम लोग चेक कर रहे थे वो सब चीजें चेक करने की जरूरत नहीं होती है, हमें 3 तक के स्कोर को देने की भी जरूरत नहीं होती है। तो अब गाइज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, एक्सप्लेन करने जा रहा हूं किसके बारे में? मॉडिफाइड बिशप स्कोर के बारे में। ध्यान रखना, मैं बिशप स्कोर को भूल जाइए, अब मैं किस पे आ रहा हूं? मॉडिफाइड बिशप स्कोर के अंदर। एग्जाम में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जामिनर को बिशप स्कोर पूछना है तो वो लिखेगा बेसिकली बिशप स्कोर के बारे में। अगर एग्जामिनर पर्टिकुलरली बात करेगा किसके बारे में? मॉडिफाइड बिशप स्कोर के बारे में, देन ही विल मेंशन क्लियरली इन द एग्जाम दैट ही इज टॉकिंग अबाउट द मॉडिफाइड बिशप स्कोर। वो किसकी बात करेगा? मॉडिफाइड की बात करेगा। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन जिस तरीके से पूछ रहा है वहां पर आपको याद रखना है। दोनों कंडीशन में आपके लिए प्लस पॉइंट एक चीज बहुत ही कॉमन है, वो ये है कि चाहे मॉडिफाइड हो चाहे बिशप स्कोर नॉर्मल वाला जो पहले वाला हो, दोनों में ही अगर किसी मदर का स्कोर 6 या 6 से अबो है मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में ये चीज कॉमन हो गई, 6 या 6 से अबो, 6 या 6 से ऊपर है तो मदर इज ऑलमोस्ट रेडी फॉर दी लेबर। चलिए अब हम बात करते हैं मॉडिफाइड बिशप स्कोर की। तो गाइस जो मॉडिफाइड बिशप स्कोर आया था उस मॉडिफाइड बिशप स्कोर के अंदर मैक्सिमम स्कोरिंग कितना दिया गया? 2 दिया गया। ओके, अब अगर मैं इसमें बात करता हूं सर्वाइकल डायलेशन की, तो सर्वाइकल डायलेशन के लिए वहां पर क्या बोला गया? 0, 1, 2 सेंटीमीटर या मोर देन 2 सेंटीमीटर। क्या बोला है मैंने? 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 या मोर देन 2 सेंटीमीटर। फाइन। तो गाइस नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, हाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि देखिए सर्वाइकल डायलेशन के बाद में मैंने हमारा जो नॉर्मल बिशप स्कोर था उसमें मैंने किसका जिक्र किया था? उसमें मैंने जिक्र किया था किसके बारे में? अफेसमेंट के बारे में। मॉडिफाइड बिशप स्कोर ने बर्नेट ने क्या किया? जो सर्वाइकल इफेसमेंट था उसको रिप्लेस कर दिया किसके साथ? सर्वाइकल लेंथ के साथ में। यह काम किया बर्नेट ने। क्या काम किया इसने? इसने सर्वाइकल इफेसमेंट को रिप्लेस कर दिया किसके साथ? सर्वाइकल लेंथ के साथ में। यह चीज आपको याद रखने वाली है यहां पर। तो मॉडिफाइड बिशप स्कोर में मैं किस चीज के बारे में जिक्र करने नहीं जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द सर्वाइकल इफेसमेंट, मैं बात करूंगा सर्वाइकल लेंथ के बारे में। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं सर्वाइकल लेंथ। तो कोई भी एग्जामिनर प्लीज आप थोड़ा सा स्मार्ट होना, एग्जाम में थोड़ा सा इस दिमाग को यूज करना। अगर कोई एग्जामिनर सर्वाइकल लेंथ यूज कर रहा है कहीं पर भी या वर्ड यूज कर रहा है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? मॉडिफाइड बिशप स्कोर की। ही इज टॉकिंग अबाउट द बर्नेट स्केल, मतलब मॉडिफाइड बिशप स्कोर की बात कर रहा है। बी केयरफुल अबाउट दैट वन। यही आपको एक ऐसी चीज है जिसमें आप फंस सकते हो, दैट इज दी सर्वाइकल लेंथ। तो सर्वाइकल लेंथ अगर सपोज कीजिए शुरुआत में मैक्सिमम सर्विक्स की लेंथ कितनी होती है? करीबन 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है नॉर्मल लेंथ, नेचुरल लेंथ। तो सर्विक्स की लेंथ अगर 2 या 2 से ऊपर है, 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो हम कितना स्कोर देंगे? 0। अब जब सर्विक्स डायलेट होगा तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी, सर्विक्स और डायलेट होगा लेंथ और ज्यादा कम हो जाएगी। आ गया समझ में? तो 0.5 सेंटीमीटर ये सर्विक्स की लेंथ है। जब सर्विक्स 2 सेंटीमीटर या 2 से ज्यादा होगा तो इसकी लेंथ जो है वो 0.5 सेंटीमीटर या उससे कम हो जाएगी। ओके, तो ये था रिगार्डिंग दी हमारा नेक्स्ट स्कोरिंग, नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज दी सर्वाइकल लेंथ। सर्वाइकल लेंथ के बाद में नेक्स्ट वही हमारा फीटल स्टेशन अगर मैं यहां इंट्रोड्यूस कर लूं, तीसरा पैरामीटर, तो इसमें मैं कह सकता हूं -2, -1, 0, +1,
+2 वो जो भी हमारे स्कोर हैं। तो थोड़ा सा मॉडिफाइड बिशप स्कोर जो है वो थोड़ा सा अलग है, इसके बारे में भी आपको देखना है, जरूर याद रखना होगा, क्या पता एग्जामिनर में किसके बारे में वो बात कर रहा है। फाइन, तो -2 -1 0 +1 +2, तो ये होगा मॉडिफाइड बिशप स्कोर का हमारा फोर्थ पैरामीटर। मॉडिफाइड बिशप स्कोर का जो हमारा फोर्थ पैरामीटर होगा दैट इज द सर्वाइकल कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के अंदर कोई बड़ा चेंज नहीं है, सेम वही चीज सर्वाइकल कंसिस्टेंसी मैंने जैसे पढ़ाया था, नेचर ऑफ द सर्विक्स। पहले ये कैसा था सर्विक्स, शुरुआत में फॉर्म मतलब हार्ड होता है, उसके बाद में थोड़ा सा मीडियम हो जाता है, मीडियम मतलब थोड़ा सॉफ्ट थोड़ा हार्ड, और फिर फाइनली इट बिकम्स सॉफ्ट। ये हमारा यहां पर क्या हो गया, फोर्थ पैरामीटर हो गया। अब लास्ट पैरामीटर हमारा क्या है, सर्वाइकल पोजीशन। इसमें भी कोई चेंज नहीं किया, थैंक यू टू मिस्टर बर्नेट, वरना हम और कंफ्यूज होते। पोजीशन को भी इसने सेम वैसे ही रखा, पोस्टीरियर पोजीशन। नेक्स्ट इज द मिड पोस्टीरियर एंड नेक्स्ट इज द एंटीरियर। तो ये हो गया हमारा मॉडिफाइड बिशप स्कोर। तो गाइस मॉडिफाइड बिशप स्कोर में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया कि एक नई चीज हमारे पास इंट्रोड्यूस होगी, वो थी सर्वाइकल लेंथ। तो सर्वाइकल लेंथ में क्या कहा मैंने, सर्वाइकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, जब सर्विक्स और डायलेट होगा तो 1 सेंटीमीटर, उससे और ज्यादा डायलेट होगा, देखिए ऊपर डायलेशन है तो क्या होगा, लेंथ और ज्यादा कम हो जाएगी। तो इसने ये बताया कि जो सर्वाइकल डायलेशन है वो अगर सपोज कीजिए बढ़ रहा है तो क्या होगा, वो जस्ट रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सर्वाइकल लेंथ। तो अगर डायलेशन बढ़ रहा है तो लेंथ क्या होगी, कम होगी। ये चीज आपको याद रखनी है। तो दीज आर द 5 पैरामीटर्स यूज्ड बाय द बर्नेट इन द मॉडिफाइड बिशप स्कोर। उन्होंने रिप्लेस किया असेसमेंट को किसके साथ में, सर्वाइकल लेंथ के साथ में। तो यहां पर भी ओवरऑल इसका टोटल स्कोर कितना होता है, यहां पे टोटल स्कोर है 10। हमारा यहां पर टोटल स्कोर कितना होता है, 10 होता है। द स्कोर बिटवीन 0 to 5, mother is not in the labor stage. If the score between 0 to 5, mother is not in the labor stage. Score between 6 to 10, mother is ready for labor. ये लीजिए जी, ये हो गया आपका मॉडिफाइड बिशप स्कोर। फाइन, तो बाय दिस वी हैव फिनिश अबाउट द बिशप स्कोर। हमने यहां पर बिशप स्कोर के बारे में बात किया, उसके बाद बर्नेट ने बिशप स्कोर को मॉडिफाई किया था, उसके बारे में भी हमने बात किया। मॉडिफाइड बिशप स्कोर में हमारे पास मैक्सिमम स्कोर कितना हो गया, 10, 0 to 10। इफ सी इज बिटवीन 0 to 5, दैट मदर इज नॉट रेडी फॉर द लेबर, सी नीड मोर वेटिंग, मतलब उसको और वेट करना होगा, या फिर हमें अगर हम इंडक्शन ऑफ लेबर IOL कर रहे हैं तो हमें हमारी ड्रग्स, मान लीजिए सिंटो जो ऑक्सीटोसिन हम दे रहे हैं उसका डोज हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो प्लीज याद रखिए, थोड़ा सा दिमाग को यूज कीजिए, एग्जामिनर किस चीज को यूज कर रहा है, व्हाट द एग्जामिनर वांटेड टू टॉक। एग्जामिनर वहां पे सर्वाइकल लेंथ के बारे में बात कर रहा है, या फिर जो एग्जामिनर है वो बात कर रहा है किस चीज के बारे में, द एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट द सर्वाइकल अफेसमेंट। अगर वो अफेसमेंट के बारे में बात कर रहा है, इफ द एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट द अफेसमेंट, इट मीन्स इट इज ए बिशप स्कोर। इफ द एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट सर्वाइकल लेंथ, अगर लेंथ की बात कर रहा है इसका मतलब वो बात कर रहा है किसकी, मॉडिफाइड बिशप स्कोर की। ऑल राइट, तो गाइस अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट ऑब्स्टेटिकल प्रोसीजर के बारे में। बिशप स्कोर के बाद अब हमें यहां पर डिस्कस करना है किसके बारे में, एपिसियोटोमी। एपिजियोटोमी, फाइन। एपिसियोटोमी के बारे में अगर सपोज कीजिए आप बात करो तो जनरली यहां पर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास कि क्या ये जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये रूटीन प्रोसीजर होता है सारे वेजाइनल डिलीवरी के अंदर, क्या हर वेजाइनल डिलीवरी में हमें ये प्रोसीजर करना होता है या क्यों नहीं करना होता। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एपिसियोटोमी के लिए
कब करना होता है हमें, अगर एपिसियोटोमी का प्लान कर रहा है डॉक्टर तो कब करेगा। नेक्स्ट, कौन सी मेथड को यूज करेगा, मतलब किस तरीके से एपिसियोटोमी करेगा, वो बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। एक बहुत ही रूटीन प्रोसीजर है, हम लोग जनरली इसके बारे में सुनते हैं। ऑलराइट, तो चलिए इस प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। अगर हम वेजाइनल डिलीवरी पढ़ते हैं तो हमें एपिसियोटोमी के बारे में, या अगर आप ऑब्स्ट्रक्टिव में सपोज कीजिए लाइक इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के बारे में बात करते हो, तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी से पहले हमें यह प्रोसीजर हर हालत में करना होता है। तो वी मस्ट रीड अबाउट एपिसियोटोमी। ऑब्स्टेटिक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, एपिसियोटोमी। फाइन, तो चलिए बात करते हैं एपिसियोटोमी के बारे में। फाइन, देखिए एपिसियोटोमी के बारे में हम ऐसे कह सकते हैं, इट इज दी, या शुरुआत यहां से करते हैं, ए सर्जिकल incision is made, a surgical incision is made over the, a surgical incision is made over the perineum and vulva to increase the vulval diameter before the बिफोर नहीं लिखूंगा मैं इसको, एट दी टाइम ऑफ डिलीवरी। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट एक्सट्रीम स्टेज ऑफ पेरिनियल टीयर। फाइन, ये डेफिनेशन आप लोग जल्दी से लिखिए। So guys, ये था हमारा डेफिनेशन रिगार्डिंग दी एपिसियोटोमी। आई होप यू हैव फिनिश्ड इट। सो गाइज, एपिसियोटोमी के बारे में मैंने क्या लिखा, ए सर्जिकल इंसिजन इज मेड ओवर द पेरिनियम। एक सर्जिकल इंसिजन बनाया जाता है, लगाया जाता है, जैसे सपोज लाइक का अगर हम बात करें, दिस इज द एंड पार्ट ऑफ द वेजाइना। जो वल्वल के, अगर हम वल्वा की बात करते हैं, वल्वा किसे कहते हैं, जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर जनरली कॉल्ड एज वल्वा। हम उनको किस नाम से जानते हैं, जनरली वी विल कॉल इट एज ए वल्वा। फाइन, अब नेक्स्ट पॉइंट, ये जो वल्वा होता है यहां से लेके वल्वा से नीचे ये है मान लीजिए रेक्टम। तो वल्वा और रेक्टम के बीच का जो एरिया होता है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज पेरिनियम। इस हम पूरे एरिया को हम किस नाम से जानते हैं, दिस एंटायर पार्ट इज कॉल्ड एज पेरिनियम। मैंने आपको शुरुआत में जब गायनेकोलॉजी पढ़ाया था वहां पर एक्सप्लेन की थी ये बात। फाइन, तो गाइस एक एपिसियोटोमी को हम पेरिनियोटोमी के नाम से भी जानते हैं, एपिसियोटोमी या पेरिनियोटोमी। फाइन, तो मैंने क्या बोला कि फ्रॉम द वल्वा, वल्वा से लेके हम लोग पेरिनियम की तरफ, टुवर्ड्स द पेरिनियम हम एक सर्जिकल इंसिजन दे रहे हैं, वी आर मेकिंग अ सर्जिकल इंसिजन। इससे क्या होगा, इसका फायदा ये होगा जो वल्वल डायमीटर है वो बढ़ जाएगा। ये जो वल्वा है, इस वल्वा का जो डायमीटर है वो डायमीटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली एपिसियोटोमी करने का एक ही मेन पर्पज होता है, वो होता है टू इंक्रीज द वल्वल डायमीटर। वल्वल डायमीटर को क्या कर देना, बढ़ा देना। कब करेंगे हम एपिसियोटोमी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होता है, सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर में जस्ट प्रायर टू द क्राउनिंग, क्राउनिंग से जस्ट पहले, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके बारे में आगे चल के। तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, एपिसियोटोमी करना पड़ता है। एपिसियोटोमी का फायदा क्या है, अननेसेसरी अनरेगुलेटरी जो पेरिनियल टीयर होता है हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जो अननेसेसरी अनरेगुलेटरी जो पेरिनियल टीयर होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेरिनियोटोमी करते हैं। तो पेरिनियोटोमी का मतलब मेकिंग एन इंसिजन, या वी आर प्रोवाइडिंग एन इंसिजन ओवर द पेरिनियम। पेरिनियम में जो इंसिजन दे रहे हैं हम उसी को पेरिनियोटोमी कहते हैं। फाइन गाइज, एपिसियोटोमी के बारे में याद रखना, एपिसियोटोमी के लिए स्पेशली एक सीजर आता है जिसको हम एपिजियोटोमी सीजर कहते हैं। मैं आगे जब हमारा ये बेसिकली थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होगा उसके इमेज सेक्शन के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, आई विल शो यू
व्हाट इज द एपिसियोटोमी सीजर। फाइन, चलिए आगे मूव करते हैं नाउ। तो डेफिनेशन शायद एवरी स्टूडेंट को ये क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या लिखवाया है कि जो पेरिनियम और वल्वा है उसके ऊपर जो हम इंसिजन दे रहे हैं उसी इंसिजन को हमने क्या नाम दिया है, एपिसियोटोमी दिया है। इससे कब देते हैं, इससे क्या फायदा होता है, इससे जो वल्वल डायमीटर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, द वल्वल डायमीटर विल बी इंक्रीज। और उसका फायदा क्या हुआ, जो पेरिनियल टीयर है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। नाउ अब आपको एपिसियोटोमी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखना है कि एपिसियोटोमी इज नॉट ए रूटीन प्रोसीजर, इट्स नॉट ए रूटीन obstetrical procedure. It's not a routine obstetrical procedure, but it is the most common obstetrical procedure. रूटीन नहीं है बट बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए मैंने लिखा मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेटिकल प्रोसीजर है ये, बट इट्स नॉट ए रूटीन ऑब्स्टेटिकल प्रोसीजर। रूटीन कुछ भी नहीं होता यहां पर। ऑलराइट गाइस, चलिए आगे मूव करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑब्स्टेटिक्स में जो एपिसियोटोमी होता है वो क्या रूटीन प्रोसीजर होता है या नहीं होता। क्या जैसे सपोज आपको 4 प्रोसीजर सपोज आपको दे दिया जाए मान लीजिए, और उसके अंदर से एपिसियोटोमी का नाम होगा, तो आपको कभी भी इसको रूटीन के अंदर चूज नहीं करना है। नेवर चूज दिस एज ए रूटीन प्रोसीजर होते हैं, बिकॉज बहुत सारे मल्टी ग्रेविडा जैसे केसेस होते हैं उनमें हमें एपिसियोटोमी की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ एपिसियोटोमी, मतलब कौन से पेशेंट ऐसे होते हैं। मैंने कहा हर केस में नहीं करते, एवरी केस वी आर नॉट परफॉर्मिंग एपिसियोटोमी, तो कौन से केस में हमें एपिसियोटोमी की जरूरत पड़ती है उनके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इज द इंडिकेशन ऑफ एपिसियोटोमी। चलिए कौन कौन से इंडिकेशंस होते हैं, जैसे एग्जांपल सबसे पहला मैं लिख सकता हूं रिजिड पेरिनियम। अगर पेरिनियम क्या हो, बहुत ज्यादा हार्ड हो, रिजिड हो, तो उससे क्या होगा, या तो वो सपोज कीजिए वल्वा को स्पेस नहीं देगा एक्सपेंड होने के लिए, या अगर सपोज कीजिए तो बेबी आएगा फोर्स के साथ में तो वो रिजिड पेरिनियम जो है वो इरेगुलरली क्या हो जाएगा, टीयर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल इन प्राइमी ग्रेविडा मदर, तो रिजिड पेरिनियम किसमें देखने को मिलता है, इन प्राइमी ग्रेविडा मदर। फाइन, तो प्राइमी ग्रेविडास के अंदर हम लोग यूजुअली इंडिकेट करते हैं किसके लिए, एपिसियोटोमी के लिए। उसका क्या कारण होता है, उनका जो पेरिनियम होता है, पेरिनियल जो मसल होती हैं, लिवेट और एनी मसल होती है, वो काफी रिजिड मसल होती हैं। फाइन, दूसरा सेकेंड इंडिकेशन ट्विन प्रेगनेंसी, जिसको मैं लिख रहा हूं मल्टीपल प्रेगनेंसी के नाम से। फाइन, मल्टीपल प्रेगनेंसी के अलावा नेक्स्ट इज बिफोर एनी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। अगर आप वेजिनल डिलीवरी के अंदर फोर्सेप्स यूज करने का प्लान बना रहे हो, अगर आप वैक्यूम यूज करने का प्लान बना रहे हो, तो आपको उससे पहले फोर्सेप्स को इंसर्ट करने से पहले या फिर आपको वैक्यूम को लगाने से पहले क्या यूज करना चाहिए, यू शुड कौन सा प्रोसीजर के लिए आपको प्लानिंग करनी चाहिए, फॉर एपिसियोटोमी के लिए। तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी से पहले भी हमें एपिसियोटोमी डेफिनेटली परफॉर्म करना है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर के अंदर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, वहां पे पहला क्राइटेरिया में आएगा एपिसियोटोमी। नेक्स्ट वन, लार्ज साइज ऑफ फीटस और फीटल हेड। अगर फीटस के हेड की साइज या ओवरऑल फीटस की बॉडी की साइज, कोई भी बेबी जिसका वजन 3.5 किलो से ऊपर करीबन होता है, 3.5 उससे ऊपर होता है, तो जनरली उस केसेस में हम लोगों को एपिसियोटोमी करना ही होता है। या हेड का साइज अगर बड़ा होता है तो भी हमें उसको इजीली वो पास हो जाए, मदर को ज्यादा डिस्कम्फोर्ट ना हो, तो हम क्या करते हैं, एपिसियोटोमी करते हैं। तो लार्ज साइज ऑफ द फीटल हेड और द फीटस, ओवरऑल फीटस या
any recent perineal or lower abdominal surgery of mother. Any recent perineal or lower abdominal surgery of the mother. बिकॉज वहां पे हमें प्रिवेंट करना होता है कि जो प्रेशर पड़ रहा है लोअर अब्डोमेन पे या पेरिनियम पे, जैसे सपोज कोई मदर का कोई पहले का कोई फोदरगिल ऑपरेशन है, कोई फैंटोम ऑपरेशन है, कोई और ऑपरेशन हुआ है रिसेंटली, और वहां पे अगर बेबी डिलीवर हो रहा है तो उसमें क्या होगा, वो बेबी के प्रेशर और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस का प्रेशर ज्यादा होता है, तो जो पहले जो वुंड है वो क्लोज हुआ था, जो सूचर्स हील हुए थे वो वापस टीयर हो सकते हैं। तो उस अननेसेसरी उस पहले की सर्जरी के सूचर्स को या स्किन को टीयरिंग से रोकना है, बचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गो फॉर एपिसियोटोमी। फाइन। इसके अलावा जैसे सपोज कुछ माल प्रेजेंटेशन होती हैं जिसमें हमें डिलीवरी करवाते हैं, जैसे एग्जांपल लाइक ब्रिज प्रेजेंटेशन है या फेस डिलीवरी है, तो इन केसेस के अंदर भी हमें क्या करना होता है, वी हैव टू गो फॉर एपिसियोटोमी। बिकॉज फॉर द ब्रिज डिलीवरी सॉरी तो गाइज ब्रिज डिलीवरी या फेस डिलीवरी जो होगा, इनमें क्या होगा, इट रिक्वायर मोर स्पेस। इनको वल्वा में ज्यादा स्पेस चाहिए डिलीवर होने के लिए, तो हम ज्यादा स्पेस का वल्वल आउटलेट को बढ़ाएंगे तभी हमें स्पेस मिलेगा। तो वल्वल आउटलेट को बढ़ाने के लिए हमारे पास एक ही प्रोसीजर है, वो कौन सा है, एपिसियोटोमी। तो गाइज ये मैंने जो कुछ आपको थोड़े बहुत जो एक्सप्लेनेशन दिया, दीज आर द व्हाट, दीज आर द डिफरेंट इंडिकेशंस ऑफ दी, दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ दी एपिसियोटोमी। तो मैंने यहां पर प्राइमरी ग्रेविडा मदर मतलब रिजिड पेरिनियम के बारे में बताया, मल्टीपल प्रेगनेंसी, बिफोर परफॉर्मिंग द इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज, व्हेन द फीटस इज इन द लार्ज साइज और द फीटस हैव द हाइड्रोसिफेलस मतलब लार्ज हेड, तब जरूरत पड़ती है, या मदर को कोई रिसेंटली कोई सर्जरी हिस्ट्री है, लोअर अब्डोमेन या पेरिनियल हिस्ट्री है, और अगर सपोज आपने अभी पता लगाया, आपने अल्ट्रासाउंड किया, आपने जैसे सपोज कीजिए इंटरनल डिजिटल एग्जामिनेशन किया वेजाइना का, और आपको पता चला वहां पर ब्रिज या फेस डिलीवरी है, या फेस टू प्यूबिस डिलीवरी जिसको हम कहते हैं, फेस डिलीवरी का मतलब फेस टू प्यूबिस डिलीवरी, तो हमें वहां पर डेफिनेटली क्या परफॉर्म करना होता है, वी नीड टू गो फॉर दी एपिसियोटोमी। जनरली अगर मैं आपको सिंपली पूछूं कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एपिसियोटोमी, क्या फायदा होता है एपिसियोटोमी का, तो मेरा आंसर यहां पर यही होगा। इस केस में अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा एपिसियोटोमी विल हेल्प टू प्रिवेंट एक्सट्रीम स्टेज ऑफ डिस्कंफर्ट ऑफ द लेबर इन द मदर। मदर में तो लेबर का बहुत एक्सट्रीम जो डिस्कंफर्ट था उसको थोड़ा कम करने में हेल्प करता है एपिसियोटोमी। दूसरा, जो अननेसेसरी या जो कंप्लीट पेरिनियल टीयर जिसको हम सीपीटी बोलते हैं, या उसकी वजह से जो रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला होता है उसकी रिस्क को हम कम कर सकते हैं। तो एपिसियोटोमी विल हेल्प टू प्रिवेंट दी या विल हेल्प टू डिक्रीज द चांसेस ऑफ कंप्लीट पेरिनियल टीयरिंग। फाइन। बट खुद एपिसियोटोमी की वजह से पेशेंट को क्या हो जाता है, सेकेंड डिग्री पेरिनियल टीयर। तो आप लिख सकते हो एपिसियोटोमी इट लीड्स टू सेकेंड डिग्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज याद रखिए, इसके बारे में भूलना मत, अंडरलाइन कर लीजिए। इट लीड्स टू सेकेंड डिग्री पेरिनियल टीयर। पेरिनियल टीयर के बारे में मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में काफी डिस्कशन किया है, आप वहां से रेफर कर सकते हो उसके बारे में कि कौन कौन सी डिफरेंट डिग्रीज होती हैं पेरिनियल टीयर की। फाइन। चलिए गाइस, एपिसियोटोमी से क्या हो रहा है, यहां पर पेशेंट को सेकेंड डिग्री पेरिनियल टीयर होता है। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एपिसियोटोमी। एपिसियोटोमी करने से पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो एपिसियोटोमी की वजह से पेशेंट में एक तो इन्फेक्शन हो सकता है। एपिसियोटोमी करते समय अगर आपने इंस्ट्रूमेंट या आपके जो ग्लाउज, आपका जो साइट वो अगर प्रॉपरली स्टराइल नहीं है, एसेप्टिक टेक्निक अगर आपने फॉलो नहीं की है, तो वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, मतलब इन्फेक्शन हो सकता है। उसकी वजह से एपिसियोटोमी की वजह से पेशेंट को एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकता है। एपिसियोटोमी करने के बाद में जो एपिसियोटोमी की साइट है उसको अगर जिस जगह पे आपने वल्वा में या पेरिनियम में कट लगाया था आपने इंसिजन से, उस जगह को अगर आपने अच्छे से टिश्यूज को या मसल्स को, फेसिया को अगर सूचर नहीं किया, तो वहां पर अंदर ब्लीडिंग करते हुए वो फेसिया में क्या बन सकता है, वल्वल हेमेटोमा बन सकता है। तो वल्वल हेमेटोमा जब हम पढ़ते हैं तो वल्वल हेमेटोमा के अंदर जनरली
यही कारण मिलता है वल्वल हेमेटोमा का एक बड़ा कारण एपिसियोटोमी। फाइन, इन्फेक्शन बताया, एक्सेसिव ब्लीडिंग बताया, वल्वल हेमेटोमा बताया। नेक्स्ट इज वुंड डेहिसेंस, मतलब जो आपने बेसिकली जो वुंड बना था उसको जब आपने सूचर किया वो हो सकता है जल्दी ही क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए वहां पर। और सेपरेट होने की वजह से वहां पर क्या हो गया, वुंड डेहिसेंस हो गया। एक उसके बाद में काफी दिनों तक एपिसियोटोमी हो गया, लेबर हो गया, काफी दिनों तक मदर को एक और प्रॉब्लम रहती है डिस्पेरियूनिया की। तो डिस्पेरियूनिया का मतलब होता है पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जो पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो प्रॉब्लम होती है वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है किस चीज का, एपिसियोटोमी का। तो ये हो गया डिस्पेरियूनिया के बारे में। नेक्स्ट एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो कि मीडियल एपिसियोटोमी की वजह से होता है, कंप्लीट पेरिनियल टीयरिंग। कंप्लीट पेरिनियल टीयरिंग मेनली किसका कॉम्प्लिकेशन है, मीडियल एपिसियोटोमी का। याद रखना इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यहां पर। फाइन, तो गाइस ये थे हमारे कॉम्प्लिकेशंस। इसमें आपको हेमेटोमा वाला जरूर याद रखना है, यू शुड रिमेंबर अबाउट द कंप्लीट पेरिनियल टीयरिंग। और कंप्लीट पेरिनियल टीयर अगर किसी पेशेंट को है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, RVF, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। वेजाइना और रेक्टम के बीच में डायरेक्टली एक एनास्टोमोसिस बन सकता है, एक कैविटी बन सकती है जिसको हम फिस्टुला बोलते हैं, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। तो गाइज ये थे हमारे कॉम्प्लिकेशंस रिगार्डिंग दी एपिसियोटोमी। इनके बारे में आपको सबको याद रखना है, यू नेवर फॉरगेट। कोई भी ऑप्शन के अंदर आपको पूछ सकते हैं कि फ्रॉम आउट ऑफ दिस फोर, फ्रॉम द फॉलोइंग which is the these are the complications of the episiotomy except, from the following are the complications of the episiotomy except, किसको छोड़ के। तो एटलीस्ट अगर आपको इन सब के बारे में पता है और इनके अलावा सपोज कुछ और बता देता है आपके पास एग्जामिनर, मान लीजिए एपिसियोटोमी विल कोज APH, तो डेफिनेटली नहीं होगा। एपिसियोटोमी विल कोज डेथ, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें तो आ रही हैं, एटलीस्ट ये पता है तभी तो आप बता सकते हो। या ऑप्शन में ऐसे आ गया कि मीडियल एपिसियोटोमी कैन कोज, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके ऊपर डाउट किया जाएगा किसके ऊपर, CPT के ऊपर, कंप्लीट पेरिनियल टीयरिंग के ऊपर। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं एक अगले पॉइंट पे कि व्हाट इज द राइट टाइम या सुटेबल टाइम टू परफॉर्म एपिसियोटोमी। किस समय हमें एपिसियोटोमी करना चाहिए। तो सुटेबल टाइम टू परफॉर्म दी एपिसियोटोमी। देखिए ये क्यों जरूरत है, इस चीज को पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जज करना, ये पता लगाना है कि हमें वो इंसिजन देना कब है। देखिए अभी मान लीजिए फीटस का प्रॉपर एंगेजमेंट नहीं हुआ या सर्विक्स का कंप्लीट डायलेशन नहीं हुआ और उससे पहले आप इंसिजन लगा के बैठ गए, ओके हमने हमारा काम कर दिया, हमने इंसिजन लगा दिया, अब हम वेट करते हैं बेबी के हेड का स्पॉन्टेनियस डिलीवरी के लिए। क्या नुकसान होगा, अननेसेसरी ब्लीडिंग होगी, मदर को PPH हो सकता है, अननेसेसरी ब्लीडिंग। या फिर सपोज कीजिए आपको ये जजमेंट नहीं पता कि आपको कब एपिसियोटोमी करना है और बेबी जो है उसका हेड पूरा डिलीवर हो जाए और उसके बाद आप एपिसियोटोमी का प्लान कर रहे हो, वो भी अननेसेसरी है, मतलब आपका प्रॉपर जजमेंट नहीं था। तो जजमेंट होना जरूरी हो जाए। अगर आपने जजमेंट नहीं किया प्रॉपरली तो क्या हो जाएगा, जो आपका पर्पज था एपिसियोटोमी करने का वो टोटली फेल हो जाएगा। फाइन, और आपके कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। चलिए बात करते हैं व्हाट इज द सुटेबल टाइम। तो एपिसियोटोमी करने का जो सुटेबल टाइम होता है दैट इज दी just prior to crowning of head, just prior crowning of the head, when there is maximum bulging of head। मैंने क्या लिखा, just prior to the crowning of head when there is a maximum bulging of head। मैक्सिमम बल्जिंग ऑफ हेड का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा हेड विल विजिबल
हेड विल विजिबल 3 to 4 सेंटीमीटर फ्रॉम वल्वा। जो हेड होगा वो आपको 3 से 4 सेंटीमीटर, बाईपैराइटल डायमीटर का जो एरिया है वो आपको 3 से 4 सेंटीमीटर आपको दिखाई देगा बाहर से। ऑलराइट, जब हेड का जो देयर इज मैक्सिमम बल्जिंग ऑफ द हेड, या आप ऐसा कह सकते हो व्हेन देयर इज अ थिनिंग पेरिनियम, जब पेरिनियम एकदम से थिन हो जाएगा, जब पेरिनियम थिन होगा उस समय हेड डेफिनेटली विजिबल होगा, और वो समय होगा जस्ट प्रायर टू क्राउनिंग वाला। तो क्राउनिंग का मतलब क्या होता है? क्राउनिंग का मतलब होता है व्हेन द हेड इज विजिबल, व्हेन द हेड इज विजिबल अराउंड 4 सेंटीमीटर, तो उससे जस्ट पहले आपको क्या काम करना है? एपिसियोटोमी करना है। ऑलराइट गाइस, तो एपिसियोटोमी का मतलब क्या हुआ? अभी हेड का डिलीवरी नहीं हुआ है, बस हेड जो है वो पेल्विक फ्लोर पे है। व्हेन द हेड इज एट द पेल्विक फ्लोर, व्हेन द हेड इज एट द पेल्विक फ्लोर मतलब स्टेशन 3 और 4, उस समय क्या होगा? वो पूरे पेरिनियम के ऊपर प्रेशर डालेगा, मतलब उसको एकदम से बल्ज कर देगा। उसी समय आपको क्या करना होता है? यू हैव टू परफॉर्म दी एपिसियोटोमी। दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर दी एपिसियोटोमी। तो गाइज ये चीज याद रखना, प्रायर टू द क्राउनिंग और व्हेन देयर इज अ थिनिंग पेरिनियम, वो भी एक ही बात हो गया, या व्हेन देयर इज अ मैक्सिमम बल्जिंग ऑफ पेरिनियम, मैक्सिमम बल्जिंग ऑफ दी पेरिनियम। और उस समय क्या होगा? जो हेड होगा फीटस का वो कितना दिखाई देगा आपको? 3 से 4 सेंटीमीटर। तो गाइज दिस इज द राइट टाइम टू परफॉर्म दी एपिसियोटोमी। ओके, नाउ अब बात करते हैं एपिसियोटोमी से पहले एनेस्थीसिया से रिगार्डिंग। फाइन, क्या एपिसियोटोमी में कोई एनेस्थीसिया देने की जरूरत पड़ती है? इज इट रिक्वायर्ड? डेफिनेटली रिक्वायर्ड। बिना एपिसियोटोमी के अंदर एनेस्थीसिया दिए मदर विल नेवर कोऑपरेट विद यू, मदर में स्लेप ऑन यू, पीट भी सकती है, मार भी सकती है, उठ के वहां से जा भी सकती है, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप किसी वेरी वेल कॉन्शियस के पेशेंट्स के अंदर जिसकी स्किन को, जिसके टिश्यूज को आपने डिसेंसिटाइज नहीं किया और सीधा आप इंसिजन लगा रहे हो, इट इज वेरी रेडिकुलस। सो उस केस में क्या बताया गया है यहाँ पर कि एनेस्थीसिया इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। कौन सा एनेस्थीसिया? लोकल एनेस्थीसिया। हमें क्या देना पड़ेगा? मदर को लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। किस मेथड में, किस टेक्निक में देना पड़ेगा? हमें इन्फिल्ट्रेट करना पड़ेगा एनेस्थीसिया को इन दी फेन वाइज मैनर। मैं आपको बताता हूं ये क्या चीज बता रहा है यहां पे, क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। देखिए लाइक दिस, सपोज वल्वल आउटलेट, इस वल्वल आउटलेट में सपोज कीजिए आपको इस डायरेक्शन में एपिसियोटोमी देना है, आपको इस डायरेक्शन में इंसिजन देना है, तो आप क्या करोगे? लाइक यहां पे लोकल में मैंने यूज किया है 10 ml 1% लिग्नोकेन। जो 1% लिग्नोकेन होता है वो 10 ml है। उसके अंदर आपने क्या किया? जो 5 ml की जो हमारी सिरिंज आती है, उसकी जो ब्लू निडल आती है, उसको आपने यूज किया और उस निडल को आपने ऐसे फोल्ड कर लिया लाइक दिस। सपोज कीजिए ये उसका हब हो गया, आपने इसको कैसे किया? निडल को ऐसे फोल्ड कर लिया। फाइन, उससे क्या होगा? उस निडल को आप जब इस पेरिनियम के एरिया में, इस वल्वा के पार्ट में आप फोरकट के एरिया में इंसर्ट करके और आप उसको डीपली सबक्यूटेनियस टिश्यूज में क्या कर सकते हो? लाइक दिस आप इस ड्रग को इन्फिल्ट्रेट कर सकते हो। तो उससे क्या हो जाएगा? ये पूरा एरिया थोड़ा सा बल्ज या स्वेलिंग लगेगी। सबक्यूटेनियस टिश्यूज में जब आप ड्रग को भरोगे, इस फ्लूइड को आप फील करोगे, तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा? टिश्यूज बल्ज हो जाएंगे। तो ये होता है इन्फिल्ट्रेट करना फेन वाइज मैनर के अंदर। दिस इज कॉल्ड फेन वाइज मैनर। इसका क्या एडवांटेज है? ये जो पूरा एरिया है ये डिसेंसिटाइज हो गया। अगले आधा घंटे तक, अगले 20 to 30 मिनट्स तक इस एरिया में कोई पेन पेशेंट को नहीं होगा। यहाँ की जो सोमेटिक नर्व थी, उन सोमेटिक नर्व को आपने डिसेंसिटाइज कर दिया, ऑलराइट, सप्रेस कर दिया उनके रिसेप्टर्स को, सोमेटिक नर्व के रिसेप्टर्स को। ये काम होता है हमारे लोकल एनेस्थीसिया के द्वारा। आपने क्या किया? उस निडल को बार बार अलग अलग, बार बार आपको बाहर नहीं विड्रॉ करनी पड़ेगी निडल को। एक बार आपने सपोज की इंसर्ट किया, एक बार विड्रॉ करके देखा ब्लड नहीं आ रहा है, उसके बाद बैकफ्लो में आप इस निडल को ही अंदर अलग अलग डायरेक्शन में घुमाते जाओगे, आप ड्रग को बाहर से पुश करते जाओगे, तो एक बल्ज जैसा हो जाएगा, पेरिनियम में बल्ज बन जाएगा और फेन वाइज मैनर में आपकी ड्रग है वो डिलीवर हो जाएगी। ये है आपका लोकल एनेस्थीसिया।
तो इस लोकल एनेस्थीसिया को हम लोग फेन वाइज मैनर में यूज करते हैं बिफोर परफॉर्मिंग दी एपिजियोटोमी। जैसे ही आपने एनेस्थीसिया दिया उसके आप अनदर 2 to 3 मिनट्स में आप स्टार्ट कर सकते हो इंसिजन। ड्रग का इतनी देर में इफेक्ट मैक्सिमम अचीव हो जाएगा। अब गाइस हमारे पास जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है एपिसियोटोमी के बारे में, वो है टाइप्स ऑफ एपिसियोटोमी। क्या है हमारा पॉइंट? टाइप्स ऑफ एपिसियोटोमी। क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं एपिसियोटोमी के, चलिए बात करते हैं। एपिसियोटोमी हैव 4 कॉमन टाइप्स। नंबर 1 मीडियोलेटरल, नंबर 2 मीडियल, नंबर 3 लेटरल एपिसियोटोमी, नंबर 4 जे शेप एपिसियोटोमी। ये 4 अलग अलग मेथड्स हैं इंसिजन देने की, जिनके बेस पे हमने एपिसियोटोमी की मेथड्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मीडियोलेटरल, मीडियल लाइक दिस, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, फाइन। दिस इज कॉल्ड एज, मैं शॉर्ट में इसको मीडियोलेटरल बोल रहा हूं, फाइन, लाइक दिस। अगर सपोज कीजिए अगर आपका इंसिजन ऐसे स्ट्रेट आ रहा है लाइक दिस, देन दिस इज मीडियल। ये था मीडियोलेटरल, शॉर्ट में मैंने इसको क्या लिखा, ML, फाइन। ये हो गया मीडियल। अगर आप फोरकट से, फोरकट किसको बोलते हैं, जहां पर आपके लेबिया माइनोरा का जो लोअर फोल्ड होता है, जहां पर लाइक दोनों लोअर फोल्ड का अटैचमेंट होता है, उसको हमने फोरकट बोला है। तो फोरकट से सपोज कीजिए अगर आप लेटरल जा रहे हो, स्ट्रेट लेटरल, देन दिस इज लेटरल एपिसियोटोमी, फाइन। तो मीडियल इंसिजन, मीडियोलेटरल इंसिजन, लेटरल इंसिजन, फाइन। ये जनरली करीबन हम लोग 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इसमें 45 डिग्री हम लोग मीडियल लेटरल चलते हैं, फाइन। और लास्ट में एक और ऊपर मैं लिख देता हूं आपको, फाइन। एक 1 सेंटीमीटर का इंसिजन इधर, एक 1.5 सेंटीमीटर का इधर, लाइक दिस। ये हो गया जे शेप का। हम इसको क्या कहते हैं, इसकी शेप से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जे शेप एपिसियोटोमी। तो गाइस ये 4 अलग अलग डिफरेंट मेथड्स हैं आपकी इंसिजन देने की। इनको बोला गया है हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिसियोटोमी। इनमें चारों में से सबसे कॉमन, सबसे मोस्ट वाइडली मोस्ट कॉमन मेथड जिसको हम यूज करते हैं वो है मीडियोलेटरल। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एपिसियोटोमी। मैं भी आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस हम लोग मेथड लाइक डिफरेंस होता है मीडियोलेटरल में और मीडियल में। बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, फाइन। तो मीडियोलेटरल मोस्ट कॉमन मेथड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एपिसियोटोमी के अंदर। स्पून फीडिंग क्वेश्चन है, बहुत समय से आ रहा है, बट फिर भी कई बार रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछा जाता है, फाइन। कौन सा? मीडियोलेटरल एपिसियोटोमी। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं इंसिजन के बारे में एक बार दोबारा रिवाइज कर दूं। देखिए लेटरल एपिसियोटोमी के अंदर जो बात कर रहे हैं, इसमें क्या करते हैं, इंसिजन इज मेड 1 सेंटीमीटर अवे, इसको आप नोट कर लीजिए। इंसिजन इज मेड 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फोरकेट। इंसिजन इज मेड 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फोरकेट। इंसिजन फोरकेट से 1 सेंटीमीटर अवे होते हुए हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड वी आर गोइंग लेटरल, फाइन। इसमें क्या प्रॉब्लम है, रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप प्लीज इसको नोट कीजिए। डैमेज ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड के डैमेज होने की यहां पर रिस्क रहती है। मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पर, लेटरल एपिसियोटोमी की बात कर रहा हूं। ऑलराइट, तो इस लेटरल एपिसियोटोमी में मैंने क्या कहा, लेटरल एपिसियोटोमी इट इज आउटडेटेड, मतलब आजकल नहीं करते बिल्कुल भी। मतलब
मतलब आज के टाइम में नाउअडेज वी आर नॉट परफॉर्मिंग, हम इसको भूल चुके हैं एक तरीके से। किसको? बहुत ही क्रूअल टाइप की एपिसियोटोमी होता है ये, इट्स लाइक ए वेरी क्रूअल प्रोसीजर, लेटरल एपिसियोटोमी। मैंने क्या कहा, आपका जो फोरकट है उससे 1 सेंटीमीटर से अवे से हमें स्टार्ट करना है और लेटरली जाना है, ऑलराइट। और इसमें नुकसान क्या है, जो बार्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं पेशेंट की वो डैमेज हो सकती हैं, फीमेल पेशेंट की जो मदर है उसकी, उसका नुकसान क्या है, फ्यूचर में उसको बहुत सीवियर डिस्पेरियूनिया होगा। क्या होगा? बहुत ज्यादा डिस्पेरियूनिया होगा आफ्टर द रिकवरी फ्रॉम एपिसियोटोमी, आफ्टर द रिकवरी फ्रॉम द लेबर। फाइन, इसलिए हमें लेटरल एपिसियोटोमी नहीं करना चाहिए। तो लेटरल एपिसियोटोमी क्यों नहीं करना चाहिए वो रीजन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फाइन, ये इंसिजन हमारा लेटरल होता है अराउंड 2 सेंटीमीटर का। ओके, नेक्स्ट वन में आता हूं मीडियो लेटरल की तरफ, बहुत ही कॉमन मोस्ट वाइडली यूज होती है ये। फाइन, मीडियो लेटरल में हमें क्या करना होता है, वी हैव टू गो फ्रॉम द मीडियल पॉइंट ऑफ द फोरकट, फोरकट के मीडियल पॉइंट से हमें लेटरल मूव करना होता है ऑलमोस्ट अराउंड 45 डिग्री एंगल। कितने एंगल से? 45 डिग्री एंगल से। एटलीस्ट हमें मिनिमम से मिनिमम कितना इंसिजन देना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। प्लीज नोट रखना, कितना इंसिजन बताया मैंने? 2.5 सेंटीमीटर इंसिजन इज गिवन। मीडियो लेटरली 45 डिग्री का एंगल है, नोट रखते जाइए, हर चीज को लिखते जाइए। 45 डिग्री का एंगल बताया मैंने, मीडियो लेटरली जा रहे हो, 2.5 सेंटीमीटर का मिनिमम इंसिजन। फाइन, ये पॉइंट हो गया हमारा मीडियो लेटरल के बारे में। अगर आप मीडियल पे आते हो तो मीडियल के अंदर आपको फोरकट से स्टार्ट करना होता है एंड यू हैव टू गो स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउनवर्ड, आपको सीधा नीचे की तरफ पेरिनियम की तरफ जाना होता है, रेक्टम की तरफ जाना होता है। ये भी सेम ऑलमोस्ट अराउंड 2.5 सेंटीमीटर का इंसिजन। फाइन, तो मीडियल में आपको सीधा स्ट्रेट आपको एक लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन देना होता है टुवर्ड्स दी रेक्टम। ये बहुत डेंजरस एपिसियोटोमी है। फाइन, नेक्स्ट इज द जे शेप। जे शेप के अंदर आपको मैंने बताया ये थोड़ा सा मीडियल का एडवांस टाइप हो गया। इसमें पहले 1 सेंटीमीटर इंसिजन दिया, फिर हम लोग थोड़ा लेटरल चले गए। लेटरल इंसिजन आपने कितना दिया? 1.5 सेंटीमीटर दिया। पहले स्ट्रेट 1 सेंटीमीटर डाउन साइड, फिर आप चले गए थोड़ा सा लेटरल, कितना? 1.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका जे शेप। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एपिसियोटोमी। मैं अभी एक बार दोबारा से आपको मीडियल और मीडियो लेटरल को कंपेयर करके भी बताऊंगा कि कौन सा एडवांटेज है, मतलब कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, किसके कितने फायदे हैं, किसके कितने एडवांटेज, मतलब प्रोन्स एंड कॉन्स हैं, वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं। सो आई होप दैट जो इंसिजन का जो टाइप है, कैसे हम इंसिजन लगा रहे हैं, आई थिंक इट इज वेरी वेल क्लियर फॉर यू ऑल। ओके, चलिए बात करते हैं। एक साइड में हम रखते हैं मीडियल इंसिजन, दूसरी साइड में हम रखते हैं मीडियो लेटरल इंसिजन। अब मीडियो लेटरल इंसिजन के अंदर आपको एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है, मीडियल के अंदर इसका फायदा ये है एक्चुअली, एक मसल्स आर नॉट डिसेक्टेड या नॉट कट, मतलब हम डिसेक्ट नहीं कर रहे हैं, कट नहीं कर रहे हैं। किसको? मसल्स को कट नहीं कर रहे हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मीडियल के अंदर। मीडियल में क्या किया आपने? मीडियल में ऊपर से इंसिजन लगाया, सीधा सुपरफिशियल थोड़ा सा हल्का सा डीप स्किन को काटते चले गए नीचे, दैट्स इट। इसमें मसल्स फेसिया आर डिसेक्टेड। लिवेट और एनी मसल्स को बहुत हैवी डैमेज होता है इसमें। नेक्स्ट इज लेस ब्लड लॉस। मैं कंपेयर कर रहा हूं किसको? मीडियल को एंड मीडियो लेटरल एपिसियोटोमी को। तो इसमें ब्लड लॉस कैसा होगा? कम होगा, इसमें मोर ब्लड लॉस। फाइन, नेक्स्ट वन, इसमें हीलिंग भी फास्ट होगा, बिकॉज आप इतना डीप सुचरिंग भी नहीं कर रहे हो इसमें, तो रैपिड हीलिंग, स्लो हीलिंग। नेक्स्ट, लेस चांस ऑफ डिस्पेरियूनिया, लेस चांस ऑफ डिस्पेरियूनिया, इसमें मोर चांस ऑफ डिस्पेरियूनिया। मतलब
जो पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा लेबर के बाद में फ्यूचर के अंदर कपल्स में, वो ज्यादा चांसेस रहेगा यहां पर। फाइन, तो डिस्पेरियूनिया पेनफुल कोइटस विल बी वेरी कॉमन विद द मीडियोलेटरल एपिजियोटोमी। फाइन, चलिए तो ये चार जो थे हमारे ये मोस्ट कॉमन, लाइक आप ऐसा कह सकते हो डिफरेंस थे। तो गाइस ये तो कॉमनली थे, इसके बारे में आपने इसको देखा तो आप मुझे यही ब्लेम करोगे कि सर इतने सारे एडवांटेज हैं, सब कुछ फायदा ही फायदा है, फिर भी हम मीडियल क्यों नहीं कर रहे, हम मीडियोलेटरल क्यों कर रहे हैं। देखो मीडियोलेटरल के अंदर मसल्स भी ज्यादा नुकसान हो रहा है, हम इंसिजन भी डीप लगा रहे हैं, ब्लड लॉस भी ज्यादा हो रहा है, हीलिंग भी स्लो हो रहा है, पेन भी ज्यादा होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स में बाद में, मतलब सब कुछ डिसएडवांटेज ही है। फिर एडवांटेज क्या है, चलिए अब उसके ऊपर बात करते हैं। ओके, एक तो इसको आप ऐसा कह सकते हो, इसका कॉम्प्लिकेशंस मतलब इंसिजन कैनॉट बी एक्सटेंडेड। मतलब आपने इंसिजन सपोज कीजिए यहां से दिया है 2.5 सेंटीमीटर का, आपने दे लिया इंसिजन 2.5 और 3 सेंटीमीटर का, आपने एक बार कट लगा दिया, फिर आप इसको, और ऐसा नहीं है कि चलो बेबी का हेड थोड़ा सा बड़ा है या बेबी की ओवरऑल साइज थोड़ी सी बड़ी है, या आपको जो फोर्सेप्स इंसर्ट किया उससे बेबी बाहर नहीं आ रहा है, वैक्यूम से बाहर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, वो आप बाद में नहीं कर सकते। तो इंसिजन को आप और ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये काम आप मीडियल में बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज आप नीचे इंसिजन को एक्सटेंड करोगे तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, कंप्लीट पेरिनियल टियर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इसलिए हमने लिखा है कि इंसिजन कैनॉट बी एक्सटेंडेड। तो एक नेक्स्ट मैं यहीं पर लिख देता हूं उस चीज को, हायर चांस ऑफ सीपीटी। गाइस सीपीटी की फुल फॉर्म मैंने पहले लिखी थी, याद रखना, कंप्लीट पेरिनियल टियरिंग, कंप्लीट पेरिनियल टियरिंग। फाइन, अब इसमें क्या है, इंसिजन कैन बी एक्सटेंडेड, नेक्स्ट इज वेरी लेस चांस ऑफ सीपीटी। बस ये दो बड़ी एडवांटेज हैं, इसीलिए हम प्रिफर करते हैं मीडियोलेटरल। पेशेंट को ब्लड लॉस ज्यादा है, चल जाएगा, पेशेंट को पेन ज्यादा हुआ, चल जाएगा, वुंड जो है, घाव जो है वो धीरे भरेगा, चल जाएगा, बट एक बार अगर पेरिनियल टियरिंग हो गया तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, उससे रेक्टोवेजिनल फिस्टुला बन जाएगा, मदर विल बी हॉस्पिटलाइज, मदर वी